हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोसिस्टम जो चैप्टर है हमारा क्लास 12th का, उसका एनसीईआरटी समरी पार्ट 2। ठीक है, वही बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी का ही समरी लेंगे पूरा, बाहर से कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है। सारे टर्म्स, सारे डायग्राम्स जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि आप अगर ये वीडियो देख लो अच्छे से तो उसके बाद आपको सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, आपके सारे कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने खत्म किया था सक्सेशन पे, तो हम लोग सेकंड पार्ट में अब हम यहाँ सक्सेशन चालू करेंगे। देखो सबसे पहले तो सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है, कहते हैं ना सक्सीड करना। जैसे अकबर सक्सीडेड हुमायूं, इसका मतलब कि हुमायूं के बाद में आए अकबर। सिमिलरली सक्सेशन का मतलब होता है कि किस तरह से एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम्स में एक स्पीशी के बाद में दूसरा स्पीशी आता है, दूसरा स्पीशी के बाद में तीसरा स्पीशी आता है। तो जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस बनते हैं वैसे वैसे एक दूसरे स्पीशीज एक दूसरे को फॉलो करती रहती है, जिसे हम कहते हैं सक्सेशन। उससे क्या होगा बेसिकली, उससे ये होगा कि एक बैरन लैंड जो खाली पड़ा एरिया है, वो पूरा खाली पड़ा एरिया कुछ टाइम बाद में पूरा फॉरेस्ट का रूप ले लेता है। तो ये जो पूरा जो चेंजेस आए, उस पूरे चेंजेस को हम कहते हैं सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी कम्युनिटीज का कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से बदलते रहते हैं, और ये जो बदलाव आएगा, ये बदलाव बहुत धीमे होगा और फेयरली प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्टेबल मतलब कि हमें अच्छे से पता है कि कौन सी स्पीशी पहले आएगी, उसके बाद कौन सा स्पीशी आएगा और उसके बाद कौन सा स्पीशी आएगा। प्रेडिक्टेबल ऑर्डरली चेंज है स्पीशीज कंपोजिशन का, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे समझो, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सबसे पहले किसी कोई बैरन एरिया था हमारे पास में, जहां पे बिल्कुल वेजिटेशन या कुछ भी नहीं था। उसमें सबसे पहले आई स्पीशी ए, स्पीशी ए के बाद में आई स्पीशी बी, फिर उसके बाद में स्पीशी सी और उसके बाद में स्पीशी डी। अब जो स्पीशी डी होगी, यानी जो सबसे लास्ट वाली स्पीशी होगी, वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड जो है वो वाली स्पीशीज होती हैं। और जो सबसे पहली स्पीशीज जिसने सक्सेशन की शुरुआत की, उसको आप कहते हो पायनियर कम्युनिटी। क्या कहेंगे? पायनियर कम्युनिटी। देखो मैं यहाँ पर जब लिख रहा हूँ स्पीशी ए, तो ठीक है यहाँ पर मैंने स्पीशी वर्ड यूज किया, बट यहाँ पूरी एक कम्युनिटी होगी, मतलब बहुत सारी स्पीशीज होगी। फिर बाद में जो नेक्स्ट पूरी कम्युनिटी चेंज होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिटी आता है। तो सबसे पहली जो स्पीशी जो आएगी उसको हम कहेंगे पायनियर कम्युनिटी, और जो सबसे लास्ट में आएगी उसको हम कहेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी होगी, ठीक है। और तो ये जो बदलाव आए, ये जो चेंजेस आए, उन चेंजेस की वजह से एट द एंड जो कम्युनिटी बनेगी उसको हम कहेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगी और वो एनवायरमेंट के साथ में इक्विलिब्रियम शो करेगी। मतलब कि एक इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, मतलब कि अब ज्यादा बदलाव यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में जब स्पीशीज कॉलोनाइज कर रही है, तो फिर धीरे धीरे जब बदलाव आते हैं, तो कुछ स्पीशीज तो का नंबर उसमें बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ स्पीशीज का नंबर उसमें कम हो जाएगा और कुछ टाइम बाद में हो सकता है वो गायब भी हो जाए। अभी हम लोग जब एग्जांपल्स लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या कंपोजिशन रहता है स्पीशीज का यहाँ पर। अब नेक्स्ट वर्ड है सीयर। सीयर का मतलब क्या होता है? देखो ये जो सक्सेशन में जो पूरा सीक्वेंस बना है, यानी स्पीशी ए बी सी डी, ये पूरे सीक्वेंस को हम कहते हैं सीयर। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज that successively change in a given area is called as a seer. Next word है serial stage और serial community, यानी एक seer का पर्टिकुलर स्टेज, जैसे स्पीशी ए एक सीरियल स्टेज है, स्पीशी बी सेकंड सीरियल स्टेज है, स्पीशी सी थर्ड सीरियल स्टेज है। तो ये जो स्टेजेस है सीयर के अंदर, उसको आप कहते हो सीरियल स्टेजेस या सीरियल कम्युनिटीज, यानी इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज को हम लोग कहते हैं सीरियल स्टेजेस। चलिए अब जैसे जैसे सक्सेशन होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। डाइवर्सिटी होती क्या है? जितनी ज्यादा वास्ट नंबर ऑफ स्पीशीज होगी, डाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा होती है। और उसके अलावा टोटल बायोमास भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज भी बढ़ रही है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट स्पीशीज भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो टोटल बायोमास भी इंक्रीज
होगा। अब जो हम आज के टाइम की कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंट डे कम्युनिटीज है इस पूरी दुनिया में, ये सब कहाँ से आई? ये सब आई एक बहुत लंबे सक्सेशन से आई, जिसको करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे जब से अर्थ की शुरुआत हुई। अर्थ बना, हमारा प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, तब शुरू हुआ था सक्सेशन। और अब इतने सालों बाद धीरे 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 सक्सेशन होने के बाद में, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में, आज हमारे पास में इतनी सारी कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती है। अब शुरुआत जब हुआ था हमारे प्लेनेट का, तब से अब तक क्या हो रहा है? एवोल्यूशन और सक्सेशन। यानी कि सक्सेशन और एवोल्यूशन दोनों कैसे प्रोसेस है? पैरेलल प्रोसेसेस हैं, यानी कि साथ साथ में दोनों चलते आए हैं। सक्सेशन भी हो रहा है और एवोल्यूशन भी साथ साथ में हो रहा है। सक्सेशन के टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। सक्सेशन को दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुना। प्राइमरी सक्सेशन हम तब कहते हैं जब वो एक ऐसे एरिया में हो जिस एरिया में कभी ऑर्गेनिजम्स थे ही नहीं, आज तक वहां कभी ऑर्गेनिजम्स थे ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए। वहां पे अगर सक्सेशन होगा तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। एग्जांपल्स लूं तो समझो एक बेर रॉक की बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है, लेकिन वहां पर कभी वेजिटेशन रहा ही नहीं, किसी तरह के ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। अब वो चट्टान में धीरे धीरे जो है सक्सेशन चालू हो रहा है। उसके अलावा न्यूली कूल्ड लावा, देखो क्या होता है जब लावा निकलता है हमारे, तब वो लावा धीरे धीरे क्या होता है? कूल। हमें अच्छे से पता है लावा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है, तो इतने हाई टेम्परेचर में तो ऑर्गेनिज्म से सर्वाइव नहीं करेंगे। अब वॉल्केनो से जो लावा निकला, वो लावा बाद में क्या होगा? ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो उसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अब इस कूल्ड लावा के ऊपर बाद में धीरे धीरे सक्सेशन चालू होता है। तो बिकॉज वहां पे पहले से कोई ऑर्गेनिजम्स थे नहीं, तो सक्सेशन कैसा होगा? प्राइमरी सक्सेशन। या उसके अलावा कोई नया बना हुआ पॉन्ड या रिजर्वायर, नया, जैसे समझो कोई हम लोग क्या करते हैं, कई बार आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी बनाते हैं हम लोग, या फिर समझो कि नेचुरल पॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कहीं पे कि बहुत बड़ा तालाब बन गया पानी का। तो अब वहां पर इनिशियली केवल तालाब बना तो पानी आके भरा है केवल, लेकिन वहां पे ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वहां पर सक्सेशन चालू हो जाएगा। तो वो सारे एरियाज जहां पर पहले कभी कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, अगर वहां सक्सेशन होगा तो वो कहलाएगा प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन वो एरियाज जहां पर पहले ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, बट किसी नेचुरल कैलेमिटी या फिर किसी आर्टिफिशियल एक्सीडेंट की वजह से वहां सब ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? खत्म हो गए। अब वहां पर जब वापस से सक्सेशन होगा तो उसे आप कहोगे सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में समझो बाय एक्सीडेंट बहुत बड़ी आग लग गई। तो जब वहां पे बहुत बड़ी आग लगी तो पूरा जंगल तबाह हो गया। अब वो जब पूरा जंगल तबाह हो चुका है तो वहां पे सब ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए, लेकिन वहां ऑर्गेनिजम्स पहले हुआ करते थे। तो अब वहां पे जो सक्सेशन होगा उसे आप कहोगे सेकेंडरी सक्सेशन। वर्ड यूज कर लिया हमने सेकेंडरी, यानी कि ये मतलब वापस से जो सेकंड टाइम जो सक्सेशन होगा उसे हम कहोगे सेकेंडरी सक्सेशन। एग्जांपल्स इसमें अगर हम लोग लें तो एबंडेंट फार्मलैंड्स, बहुत बड़ा खेत था, ठीक है, हम उसको कटाई किया और छोड़ छाड़ के चले गए, तो वहां पे वापस सक्सेशन चालू होगा। उसके अलावा किसी जंगल में आग लगी है, जंगल हमने पूरा काट दिया, या फिर ऐसे एरिया जहां पे पूरी तरीके से बाढ़ आ गई और पूरा बाढ़ आने के बाद में वहां पर पानी भर गया। अब वहां पे ऑर्गेनिजम्स पहले से थे, लेकिन उस बाढ़ की वजह से वहां पर सक्सेशन वापस से चालू होगा, जिसे आप कहोगे सेकेंडरी सक्सेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सक्सेशन होने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा वेजिटेशन, ठीक है, यानी कि प्लांट्स, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा सॉइल। यानी आप बेयर रॉक की बात करो या न्यूली कूल्ड लावा की बात करो, तो वहां पर जो लावा ठंडा होगा या बेयर रॉक होगा तो वहां पर पहले से मिट्टी प्रेजेंट नहीं होगी। यानी सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा? सॉइल की हमें जरूरत पड़ेगी। और सॉइल का फॉर्मेशन कोई एक दिन, 2 दिन या 2 साल या 20 साल में होने वाली चीज नहीं है। सॉइल फॉर्मेशन टेक्स टाइम, और उसको लगता है 100 से 1000 साल डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। यानी एक बेयर रॉक पे अगर आपको फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस करनी है तो आपको 100 से 1000 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब सवाल ये है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कि कौन सा फास्ट होता है, प्राइमरी सक्सेशन या सेकेंडरी सक्सेशन, और ऐसा क्यों? आपके पास उसका रीजन क्या है? देखो, जब मैं बात करूंगा सेकेंडरी सक्सेशन की, तो सेकेंडरी सक्सेशन ऐसे एरियाज में होते हैं जहां पर पहले से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे। यानी वहां पे अगर पहले से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे मतलब वहां पे सॉइल पहले से प्रेजेंट होगी।
वहां पर सॉइल पहले से प्रेजेंट होगी, तो वो जो मेन टाइम लगा था सॉइल फॉर्मेशन में वो सेकेंडरी सक्सेशन में नहीं लगता, प्राइमरी सक्सेशन में लगता है। इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन वुड बी फास्टर, क्योंकि सॉइल वहां पर पहले से ही मौजूद है। इसलिए प्राइमरी सक्सेशन बहुत धीमे होता है और करीब हजारों साल भी इसमें लग सकता है, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन कंपेयर्ड टू प्राइमरी सक्सेशन थोड़ा फास्ट रहता है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो सक्सेशन में हम लोग बेसिकली फोकस किस पे करते हैं, चेंज इन वेजिटेशन यानी चेंज इन प्लांट्स बेसिकली। अब जैसे जैसे प्लांट्स में चेंजेस आएंगे या वेजिटेशनल चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे फूड और शेल्टर में चेंजेस आएंगे फॉर एनिमल्स। सीधी सी बात है, एनिमल्स कंप्लीटली डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, तो वेजिटेशन में जो चेंजेस आएंगे उस हिसाब से बाद में एनिमल्स में भी चेंजेस आएंगे। और जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ेगा तो एनिमल्स का नंबर, एनिमल्स का टाइप्स और यहाँ तक कि डिकम्पोजर्स भी वहां पर चेंज होंगे। अब जैसे समझो कोई सक्सेशन चल रहा है, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी, और अब हम पहुंचे कम्युनिटी सी पे। अब जब सक्सेशन कम्युनिटी सी पे पहुंचा और अब यहां पर किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल कैटास्ट्रॉफी हो जाए, जैसे समझो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी हो गई, कोई बाढ़ आ गई, आग लग गई, या फिर कोई आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस हमने किया, जैसे डिफोरेस्टेशन कर दिया, उस पूरे एरिया में जंगल हमने काट दिए, तो जो सीरियल स्टेज हम लोग सी पे पहुंचे थे, अब हो सकता है हम वापस कहां पे आ जाए, बी पे या फिर ए पे। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं हमारे सक्सेशन को और पीछे की तरफ लेकर जा सकते हैं। सक्सेशन बेसिकली दो टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रार्क और जेरार्क। ये वर्ड देखो, हाइड्रार्क में हाइड्रा का मतलब हाइड्रियो वर्ड लिया हाइड्रो से यानी कि वाटर से, यानी ऐसा सक्सेशन जो एक्वाटिक एरियाज में होता है, यानी बेसिकली जहां पानी प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रार्क। और जीरो, जीरो वर्ड का मतलब होता है ड्राई, जैसे आपने सुना होगा जीरोफाइट्स, यानी ऐसे प्लांट जो ड्राई एरियाज में सर्वाइव करते हैं। तो जेरार्क मतलब वो सक्सेशन जो कहाँ पे होता है, ड्राई एरियाज में, उसे हम कहते हैं जेरार्क। अब हाइड्रार्क में ध्यान से सुनना, जब सक्सेशन चालू हुआ, जब सक्सेशन चालू हुआ तो वहां पर कंडीशंस कैसी थी, वहां पे कंडीशंस थी कंप्लीटली वेट कंडीशंस थी, क्योंकि वहां पर वेट एरिया है। जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ेगा, यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी होगी या जो जहां पे भी वो पानी जमा होगा, अब वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, लैंड में। यानी जो इनिशियली जो कंडीशंस कैसी थी, कंप्लीटली वेट कंडीशंस थी, अब वो जो है कैसी कंडीशन बन जाएगी, मतलब कि मॉडरेटली वेट कंडीशन बन जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हाइड्रार्क होता है यानी जब वेट एरियाज में सक्सेशन होता है तो कंडीशंस इनिशियली होती है हाइड्रिक। हाइड्रिक मतलब बहुत सारी वेट, मतलब कंप्लीटली वेट कंडीशंस को कंडीशंस कैसी कन्वर्ट हो गई, म्यूजिक कंडीशंस। म्यूजिक मतलब मॉडरेटली वेट। बेसिकली तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहले जीरिक कंडीशन, जीरिक मतलब कंप्लीटली ड्राई, म्यूजिक मतलब मॉडरेटली ड्राई और हाइड्रिक मतलब कंप्लीटली वेट। तो हाइड्रिक कंडीशन किसमें कन्वर्ट हो गई, म्यूजिक कंडीशन में। जेरार्क, जेरार्क होता है ड्राई एरियाज में। सक्सेशन की जब शुरुआत हुई तो कंडीशन कैसी थी, जीरिक कंडीशन। जीरिक मतलब कंप्लीटली ड्राई। अब धीरे धीरे जब सक्सेशन आगे बढ़ेगा तो कंडीशंस कैसी हो जाएगी, म्यूजिक कंडीशंस हो जाएगी। यानी हाइड्रार्क में आप हाइड्रिक कंडीशन से कहां पर आए, म्यूजिक में। जेरार्क में आप जीरिक कंडीशन से कहां से आए, म्यूजिक में। यानी अल्टीमेटली जो फाइनल कंडीशन बनेगी किसी भी तरह के सक्सेशन में वो बनती है म्यूजिक कंडीशन, फिर चाहे आप हाइड्रार्क की बात करो या जेरार्क की बात करो। चलिए फिर जेरार्क की बात करते हैं। जो सबसे पहली स्पीशीज जो आएगी जेरार्क में वो होगी लाइकन्स, यानी आप कह सकते हो कि लाइकन्स पायनियर कम्युनिटी है। उसके बाद में लाइकन्स के बाद में आएंगे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को फिर रिप्लेस करेंगे हायर प्लांट्स, और हायर प्लांट्स के बाद में कंप्लीट एक स्टेबल फॉरेस्ट कम्युनिटी का फॉर्मेशन वहां पर हो जाएगा। लाइकन्स पायनियर स्पीशी है, हमने देख लिया। अब लाइकन्स के साथ में देखो क्या फायदा है, लाइकन्स किस तरह से सक्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना। लाइकन्स बहुत इजीली रॉक्स पे भी ग्रो हो सकते हैं। अब हमें पता है बेसिकली लाइकन्स क्या होते हैं, एल्गी और फंगाई का एसोसिएशन। अब जो है लाइकन्स बहुत इजीली रॉक्स के ऊपर क्या हो गए, ग्रो कर गए। अब रॉक्स पे ग्रो करने के बाद में ये कुछ एसिड्स सीक्रेट करती है। इन एसिड सीक्रेशन की वजह से क्या होगा, उन चट्टानों का या उन रॉक्स का धीरे धीरे क्या होता है, डिसोल्यूशन। अब जैसे जैसे रॉक्स को आप डिसॉल्व करोगे धीरे धीरे तो उस प्रोसेस को आप कहते हो वेदरिंग, और वेदरिंग से क्या बनता है, वेदरिंग से बनता है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग से कि सक्सेशन शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा सॉइल, और लाइकन्स आपकी उसमें मदद कर रहा है सॉइल के फॉर्मेशन में। रॉक्स को डिसॉल्व करके धीरे धीरे वेदरिंग करके उनसे सॉइल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए लाइकन्स पायनियर स्पीशीज होती है। उसके बाद में आती है ब्रायोफाइट्स। इस पिक्चर में कुछ आपको रॉक्स दिख रहे होंगे जिसपे लाइकन्स का ग्रोथ है।
फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स क्या है, बेसिकली सॉइल बाइंडिंग का काम करते हैं। ये जो धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको सॉइल को बाइंड करके रखेंगे वहां पे, ताकि विद विंड या विद वाटर वो सॉइल जो है वहां से फ्लो अवे नहीं हो जाए। ठीक है, तो विद विंड उस सॉइल को रोकने के लिए ब्रायोफाइट्स उस सॉइल को क्या करेंगे, बाइंड करके रखते हैं, वहां पर रोक के रखते हैं। फिर धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स की जगह पे आ जाएंगे हायर प्लांट्स, और हायर प्लांट्स से फिर आ जाएगा एक स्टेबल फॉरेस्ट कम्युनिटी। ध्यान रखना है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा एक स्टेबल कम्युनिटी है जो नियरली इक्विलिब्रियम है एनवायरमेंट के साथ में। अब ये कब तक स्टेबल है, ये तब तक स्टेबल है जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस अनडिस्टर्ब्ड है। एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर हमने बिगाड़ दी या डिस्टर्ब कर दी तो ये जो कम्युनिटी है ये कैसी हो जाएगी, डिस्टेबलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करूंगा हाइड्रार्क की। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका एक अच्छा सा फिगर दे रखा है और इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आ रहा है। हाइड्रार्क में बहुत सिंपल है, देखो सक्सेशन में कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजीली हम इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक बात करता हूं वाटर बॉडी की, समझो यहाँ पर एक पॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इस पॉन्ड का नया नया फॉर्मेशन हुआ, तब यहाँ पर नीचे जो है सॉइल इतनी ज्यादा नहीं है, उस पॉन्ड में नीचे की तरफ सॉइल इतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां पर जब सॉइल इतनी ज्यादा नहीं है और न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा नहीं है, तो जो इनिशियल प्लांट्स जो आएंगे वो आएंगे केवल सरफेस ऑफ द वाटर पे, जिन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था फाइटोप्लैंक्टन्स किसको कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स वो प्लांट्स हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं जो वाटर करंट के साथ में मूव करते रहते हैं, वाटर के सरफेस पे रहते हैं। तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आ गया। अब फाइटोप्लैंक्टन धीरे धीरे वहां पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा। वहां पे जब धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा तो न्यूट्रिएंट्स का भी फॉर्मेशन होगा और साथ साथ में फाइटोप्लैंक्टन्स की डेथ भी होगी। अब जब फाइटोप्लैंक्टन्स वहां पे डेथ होगी तो धीरे धीरे जाकर फाइटोप्लैंक्टन्स धीरे धीरे कहां पर नीचे जाकर सेडिमेंट होने लगेंगे। यानी जब नीचे जाकर ये सेडिमेंट होने लगेंगे तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है बेस पे वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। उसके अलावा यहाँ से साइड से सॉइल जो है वो धीरे धीरे नीचे मूव करेगी, इसको हम कहते हैं सिल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिल्टिंग। किसी भी वाटर बॉडी के किनारों से जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे उसके बेस पे जाने लगती है, इसे हम कहते हैं सिल्टिंग। अब मिट्टी धीरे धीरे वहां पर कहा, बेस पर पहुंच गई और फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से भी जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है वाटर का वो इंक्रीज होने लगा। अब इसलिए फाइटोप्लैंक्टन के बाद में जो कम्युनिटी आएगी वो आएगी सबमर्ज्ड प्लांट्स की कम्युनिटी। किसकी कम्युनिटी, सबमर्ज्ड प्लांट्स की कम्युनिटी। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे सॉइल अवेलेबल हो रही है और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं, तो सबमर्ज्ड प्लांट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर धीरे धीरे होने लगेगा। सबमर्ज्ड प्लांट्स मतलब वो प्लांट जो पानी में पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है यानी डूबे हुए हैं, इसलिए हमने कहते हैं सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। अब सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज के बाद में हायर प्लांट्स, आपको जैसे जैसे वाटर का न्यूट्रिएंट कंपोजिशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको वाटर के जो सरफेस है उस सरफेस पे भी प्लांट्स देखने को मिलेंगे, जिसे आप कहते हो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जो फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं या तैर सकते हैं। तो इस स्टेज में आपको सबमर्ज्ड प्लांट्स भी दिख रहे हैं और फ्लोटिंग प्लांट्स भी दिख रहे हैं, इसलिए इस स्टेज को हम कहते हैं सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। यानी सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स ने न्यूट्रिएंट कंपोजिशन बढ़ाया, सॉइल का धीरे धीरे सिल्टिंग हुआ तो सबमर्ज्ड प्लांट्स आपको देखने को मिले। सबमर्ज्ड प्लांट्स अब आ गए धीरे धीरे, तो अब आपको सबमर्ज्ड प्लांट्स के साथ साथ में क्या देखने को मिलेंगे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। अब विद टाइम सॉइल का सिल्टिंग तो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब सॉइल धीरे धीरे सिल्ट हो रही है अभी। और अब उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे ये जो वाटर बॉडी का डेप्थ है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, बिल्कुल कम होने लगेगा। आप सोचो यहाँ पर इस वाटर बॉडी में आप धीरे धीरे अगर सॉइल डिपॉजिट करते रहो यहाँ पर धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉइल डिपोजिशन की वजह से ये जो डेप्थ है इस पर्टिकुलर पॉन्ड की वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगता है। तो धीरे धीरे एक तरफ आपका क्या होने लगेगा, जो शैलोनेस बढ़ने लगेगी, यानी कि वो जो पॉन्ड है वो उसकी गहराई कम होने लगेगी और धीरे धीरे हायर प्लांट्स की यहाँ पर ग्रोथ होने लगेगी। और इस स्टेज को आप कहते हो रीड स्वाम्प स्टेज। बिल्कुल हिंदी में बात करूं तो स्वाम्प हम किसको कहते हैं, जो दलदल वाले एरियाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वाम्प, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि दलदल में बेसिकली क्या होता है, आप कभी जाओ अंदर की तरफ उनमें तो आपको नीचे बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा गहरा नहीं है और धीरे धीरे नीचे हायर प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं रीड स्वाम्प स्टेज। अब मीनवाइल यहाँ धीरे धीरे सिल्टिंग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे सिल्टिंग बढ़ने के साथ साथ में क्या हो रहा है, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं
वो प्लांट्स की जब वहां पे धीरे धीरे डेथ होने लगेगी तो वो भी नीचे धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं। न्यूट्रिएंट कंपोजिशन बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। अब जब ऐसा होगा तो कुछ टाइम बाद में ये जो पर्टिकुलर एक्वाटिक बॉडी है, ये एक्वाटिक बॉडी की गहराई और भी कम होने लगेगी। तब इसकी गहराई जब और कम होने लगेगी तब आप इसको कहोगे मार्श मिडो स्टेज। क्या कहोगे? मार्श मिडो स्टेज। बेसिकली मार्श का भी मतलब क्या होता है? दलदल टाइप एरियाज, लेकिन स्वाम्प एक छोटा दलदल वाला एरिया होता है और मार्श बहुत बड़ा दलदल वाला एरिया रहता है। जो प्लांट्स का जो नंबर है वो मार्श में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी स्वाम्प्स। तो पहले बनेगा छोटा दलदल वाला एरिया यानी स्वाम्प, उसके बाद में बनेगा मार्श स्टेज। अब मार्श स्टेज बढ़ेगी तो धीरे धीरे सिल्टिंग और बढ़ेगा। अब आप धीरे धीरे जब यहाँ पे डायग्राम्स में देखोगे तो अब यहाँ पर आप देखो कि कितना ज्यादा यहाँ पर जो है डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ पर ये देखो इस एरिया में आपका क्या हुआ, डिपॉजिट होते होते इसका जो डेप्थ है वो और कम हो गया। यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर लो और यहाँ पे कंपेयर कर लो, धीरे धीरे सॉइल और जो वेजिटेशन है उसकी डिपोजिशन की वजह से धीरे धीरे इसका लेवल और ज्यादा ऊपर आता गया। अब ये स्टेज कहलाती है स्क्रब स्टेज। क्या कहलाएगी? स्क्रब स्टेज। और इसमें बड़े बड़े प्लांट्स भी अब आपको, ट्रीज भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी पूरी तरीके से जो वाटर बॉडी है वो वाटर बॉडी किस में कन्वर्ट हो गई? फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब वो वाटर बॉडी वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये होता है हाइड्रार्क यानी फाइटोप्लैंक्टन, फिर सबमर्ज्ड प्लांट्स, फिर सबमर्ज्ड प्लस फ्री फ्लोटिंग, उसके बाद में स्वाम्प, उसके बाद में मार्श, उसके बाद में स्क्रब और सबसे लास्ट में फॉरेस्ट। अब ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है। अब ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है, इसमें आपको किसी भी तरह के निमोनिक की जरूरत नहीं है। देखो निमोनिक्स की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें कोई एग्जांपल्स याद करने होते हैं या कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी सीक्वेंस याद करनी हो जिसमें आप कुछ समझ नहीं सकते। यहाँ पर सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, लॉजिक्स पे काम करो, आपको किसी निमोनिक की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो ये होता है हाइड्रार्क। जैसे जैसे समय के साथ में पूरा वाटर बॉडी किस में कन्वर्ट हो गया? लैंड में। और हाइड्रिक कंडीशंस क्या बन गई? मीजिक कंडीशंस। अब बात करते हैं कुछ सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। देखो अब सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से वहां पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, तो जो अब नई स्पीशीज वहां पे इन्वेड करेगी यानी वहां पर आएगी, वो डिपेंड किस पे करेगी? सबसे पहले सॉइल की कंडीशन पे। हमें अच्छे से पता है सॉइल डिटरमाइन करता है कि किस तरह की ऑर्गेनिजम्स वहां पर सर्वाइव या किस तरह की प्लांट्स वहां पर ग्रो करेंगे। नेक्स्ट वाटर की अवेलेबिलिटी पे, बिल्कुल सही बात है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड करती है टाइप ऑफ स्पीशीज जो वहां पर इन्वेड करेगी। फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, ये सारी कंडीशंस। और उसके अलावा सीड्स और अदर प्रोपेगल्स इफ प्रेजेंट। प्रोपेगल्स किसको कहते हैं हम लोग? प्रोपेगल्स वो प्लांट के पार्ट्स जो प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोपेगल्स। तो अगर वहां पर किसी तरह के प्रोपेगल्स या फिर सीड्स पहले से प्रेजेंट है तो वो ही वहां पर पहले से ग्रो कर जाएंगे इन सेकेंडरी सक्सेशन। चलो एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट हमें हमेशा कंफ्यूज करेगा। एक और इसके जैसा मिलता जुलता वर्ड जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट स्टैंडिंग क्रॉप, यानी किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जो उस वक्त प्रेजेंट अवेलेबल बायोमास था उसको हमने कहा था स्टैंडिंग क्रॉप। बट स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? ध्यान से सुना। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी वक्त एट एनी गिवन टाइम सॉइल के अंदर जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज स्टैंडिंग स्टेट। एंड स्टैंडिंग क्रॉप जो अवेलेबल बायोमास एट एनी ट्रॉफिक लेवल इज स्टैंडिंग क्रॉप, और ये होता है स्टैंडिंग स्टेट। अब स्टैंडिंग स्टेट डिपेंड करेगा कि आप कौन से इकोसिस्टम की बात करो। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग इकोसिस्टम्स में स्टैंडिंग स्टेट अलग अलग रहेगा और सीजनल बेसिस पे भी इनमें डिफरेंसेस आते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। आपको याद हो तो क्लास 7th 8th 9th 10th में आपने नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल्स ये सब स्टडी की होंगी। बस वही बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहलाती है। वर्ड पे जाओ अगर बायो तो बायो मतलब लाइफ, जियो मींस अर्थ या ठीक है, और केमिकल साइकिल्स यानी ऐसी केमिकल साइकिल्स जो अर्थ पे और कम्युनिटीज जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है अबाउट न्यूट्रिएंट्स उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। साइकिल इसलिए बोला बिकॉज न्यूट्रिएंट्स घूम फिर के वापस एक ही जगह पर पहुंचते हैं, एक साइक्लिक प्रोसीजर है इसलिए ये साइकिलिंग या साइकिल्स कहलाती है। अब
बिकॉज ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कभी भी इकोसिस्टम से लॉस्ट नहीं होते, वो हमेशा उस इकोसिस्टम में ही प्रेजेंट रहेंगे और बार बार रिसाइकलिंग अपने आप चलता रहता है, और इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे अफेक्ट करते हैं या रेगुलेट करते हैं रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, वो है सॉइल, मॉइस्चर, पीएच और टेम्परेचर। यानी ये चार एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। चलिए न्यूट्रिएंट साइकिल्स में बेसिकली अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट साइकिल्स दो टाइप की होती है, पहली है गैसियस और दूसरी है सेडिमेंट्री। गैसियस हमने इसलिए बोला बिकॉज इनका जो रिजर्वोयर है वो रिजर्वोयर है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर बेसिकली एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, तो जिसका एटमॉस्फेयर रिजर्वोयर है वो न्यूट्रिएंट साइकिल कैसी है, गैसियस, और जिसका रिजर्वोयर एटमॉस्फेयर नहीं होके अर्थ का क्रस्ट है उसको आप कहते हो सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ का सरफेस, अपना अर्थ का सरफेस में रिजर्वोयर रहता है, तो बिकॉज अर्थ का सरफेस है मतलब कि वो जरूर सेडिमेंटेशन की बात कर रहा है, मतलब कि सेडिमेंट हो रखा है अर्थ के सरफेस पे, इसलिए साइकिल को हम कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। और एटमॉस्फेयर की गैसेस में अगर प्रेजेंट है तो वो कहलाती है गैसियस साइकिल। तो गैसियस साइकिल्स में बेसिकली नाइट्रोजन और कार्बन इसके दो मेन एग्जांपल्स हैं कि इनका रिजर्वोयर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब एटमॉस्फेयर में गैसेस की अगर हम बात करें तो हमें अच्छे से पता है 78% जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेरिक गैसेस का वो है नाइट्रोजन, ठीक है, और CO2 का रहता है करीब 0.05% या 0.1% के आसपास। तो नाइट्रोजन और कार्बन आराम से आपको याद हो जाएंगे कि दोनों गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती है। आसान है याद करना, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है वो आप यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट साइकिल्स में नाइट्रोजन और कार्बन। और सेडिमेंट्री के एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें बेसिकली सल्फर और फॉस्फोरस। अब आपको अच्छे से पता है सल्फर और फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होते, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हमें पता है उसमें ना सल्फर प्रेजेंट है ना ही फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो ये दोनों कहां प्रेजेंट है, अर्थ के क्रस्ट में, इसलिए ये सेडिमेंटरी के एग्जांपल्स होंगे। अब रिजर्वोयर का फंक्शन क्या है, रिजर्वोयर हम बेसिकली किसको कहते हैं, जहां पर किसी चीज का स्टोरेज होता है उसको हम कहते हैं रिजर्वोयर। और रिजर्वोयर का फंक्शन क्या है कि जब भी न्यूट्रिएंट साइकिल्स में डेफिशिट आ जाए मतलब इनफ्लक्स और एफ्लक्स में क्या है, इम्बैलेंस। भाई इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, एफ्लक्स मतलब बाहर जाना। आप किसी भी न्यूट्रिएंट की बात कर लो तो उसका एक इनफ्लक्स होगा यानी साइकिल के अंदर आना, और एक साइकिल के बाहर जाना यानी एफ्लक्स होगा। अगर इसमें कभी इम्बैलेंस हो जाए तब जो रिजर्वोयर्स है उन रिजर्वोयर में से हम ये चीज जो है इनपुट में डाल सकते हैं, तो ये रिजर्वोयर का फंक्शन रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन साइकिल की, एनसीईआरटी का फिगर है, बचपन में भी पढ़ा है, बहुत आराम से समझना है इस चीज को। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कार्बन हमारे जो है इस कार्बन के सोर्सेज क्या क्या है। देखो सबसे पहले बात तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कोल या पेट्रोल डीजल यानी फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी जो ऑयल और गैस है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ऑयल और गैस, अभी जो जमीन के नीचे ऑयल और गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, अब इस क्रूड ऑयल है, ये पेट्रोलियम है, ये कैसे बनता है, ये बेसिकली कार्बन ही है। जो नीचे नेचुरल गैस है वो भी क्या है, कार्बन का सोर्स है, और यहाँ तक कि कोल ये भी किसका है, कार्बन का सोर्स है। इन सब का फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा कैसे होता है फॉर्मेशन, जो बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारी जो अपना ऑर्गेनिक मैटर जब अर्थ के क्रस्ट के नीचे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो है रहता है बहुत लंबे टाइम तक, तो वो फॉसिल फ्यूल्स और कोल में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली बिकॉज वो ऑर्गेनिक मैटर है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। कोल हम लोग ने यूज कर रहे हैं, कोल को बर्न करते हैं। ऑयल और गैस इनको भी हम लोग क्या करते हैं, कंबशन में यूज लेते हैं और उनको बर्न करते हैं। तब जब ऑयल से यानी पेट्रोल और डीजल, ठीक है, पेट्रोल और डीजल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इनका कंबशन किया हमने, कहाँ यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। किस तरह से हम डीजल और कोल को यूज करके थर्मल पावर प्लांट्स चलाते हैं, आपने देखा होगा कोल से एनर्जी यूज करके थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। और हीट कैसा, जब हम लोग नॉर्मली कोल को जलाते हैं, ठीक है, तो उससे हीट बनती है, उस हीट के साथ में क्या रिलीज होगा, कार्बन रिलीज होता है, CO2। अब कंबशन में जो CO2 बनेगा वो सारा CO2 कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा, व्हीकल्स में से, इंडस्ट्रीज में से, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स में से, ठीक है। और तो उससे CO2 कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो पहला सोर्स हो गया ये। सेकंड, फॉरेस्ट की बर्निंग हो गई, या हम लोग लकड़ी काट के लेके आते हैं जलाते हैं उसको, या फिर ऑर्गेनिक डेब्रिस होता है, जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग ने सफाई किया, ठीक है,
बहुत सारे लीव्स, ठीक है, और ब्रांचेस वो सब जमा हो गई और एक साथ में हमने उनको आग लगा दिया। तो उससे क्या होगा, उससे भी CO2 बनेगा और ये CO2 कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। अभी जो एनसीईआरटी का फिगर है, इस एनसीईआरटी के फिगर में ये एरो जो है वो गलत दे रखा है। ये देखो, इस एरो का हेड इस तरफ होगा, ये इस तरफ नहीं होगा, यानी जो बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है उस बर्निंग से CO2 रिलीज होकर कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये एक करेक्शन है। उसके अलावा अब CO2 एटमॉस्फेयर में पहुंचने के ये दो सोर्स पे हमने देख लिए। पहला सोर्स ये फॉसिल फ्यूल्स और व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज वाला, सेकंड जो हम लोग बर्निंग करते हैं वो वाला। अब उसके अलावा हम लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स है, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो रिलीज क्या करते हैं, CO2। तो CO2 भी कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। उसके अलावा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन, जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर मैं तीसरा सोर्स की बात करूं तो तीसरा सोर्स है हमारे पास में रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन, यानी कि ये हो गया रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन, यानी जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करोगे या जितने भी एनिमल्स रेस्पायर करेंगे तो CO2 कहाँ पहुंचेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये तो हो गया CO2 का एटमॉस्फेयर के अंदर इनपुट, यानी कि इनफ्लक्स की किस तरह से वहां पे वो CO2 एटमॉस्फेयर में पहुंचा है। अब मैं बात करूंगा एफ्लक्स की। एफ्लक्स मतलब कि एटमॉस्फेयर से CO2 कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहुंच रहा है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। अब मैं इनपुट में मैंने न्यूमेरिक डिजिट्स यूज की थी 1 2 3, और मैं एफ्लक्स में यानी कि आउटपुट में यूज करूंगा ABCD। तो आउटफ्लक्स में सबसे पहला है A, यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करोगे तो CO2 को यूज करके फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी प्लांट्स है वो सारे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसाइज। तो ये यहाँ पर एरो जो है, CO2 कहाँ पे आ गई, ट्रीज के अंदर या प्लांट्स के अंदर। तो ये एरो इस तरफ से हमने एटमॉस्फेयर से ट्रीज के अंदर शो किया। तो ये हो गया पहला इनपुट, पहला आउटपुट। दूसरा एक्वाटिक फूड चेन्स में चल जाते हैं। अब एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जितना भी है वो सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो जो सेकंड आउटपुट सोर्स है वो है फोटोसिंथेसिस इन एक्वाटिक फूड चेन्स, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड आउटपुट। उसके अलावा CO2 इन वाटर की बात कर लो आप, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स जो है, जितने भी डेथ होगी ऑर्गेनिजम्स के एक्वाटिक फूड चेन के अंदर, ऑर्गेनिजम्स की जितनों की भी डेथ होगी वो सब क्या हो जाता है, नीचे जाके क्या होता है, उनका डीके ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। और हमने पढ़ा है कि ओशंस के अंदर आपको कैल्केरियस सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए। ये इनके अंदर जो प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट जाकर नीचे ओशंस के सरफेसेस पे सेडिमेंट होता रहता है। तो अब ये सेडिमेंट हो गया। अब ये सेडिमेंट्स वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन जो है साइकिल से बाहर आ जाएगा और ये सेडिमेंट की फॉर्म में यहाँ पर हमेशा के लिए प्रेजेंट हो जाएगा। यानी सेडिमेंट्स जो है उसको कार्बन को साइकिल से बाहर निकालते हैं। उसके अलावा बहुत से हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे आपने लाइमस्टोन देखा होगा। कि हमें पता है लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये बेसिकली ओर्स होते हैं जो हमारे अर्थ सरफेस से निकलते हैं। अब लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कार्बन हो गया। डोलोमाइट होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का और। तो ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट यहाँ पे हमने इसलिए शो कर रखे हैं क्योंकि हमारे जमीन के नीचे सेडिमेंट की फॉर्म में जो कार्बन प्रेजेंट है वो हमने यहाँ पर शो कर रखा है। उसके अलावा इसमें और कुछ अगर लेबलिंग्स हैं तो ये लेबलिंग्स है डेट्रिटस फूड चेन की। तो बिल्कुल सही बात है कि ये एनिमल जो है, ये एनिमल है, इस एनिमल की जब डेथ होगी तब ये एनिमल डेट्रिटस फूड चेन में एंटर कर जाएगा। ये जितने भी ट्रीज या प्लांट्स है वो सभी डेट्रिटस फूड चेन में एंटर कर जाएंगे। अब डेट्रिटस फूड चेन से जब डिकम्पोजिशन होगा तो एक तो CO2 जो है वो फॉर्म होता है उसके अंदर, और कार्बन जो डिकम्पोज होने के बाद में जो कार्बन बनेगा वो कार्बन वापस से एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला गया है, प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे एनिमल्स तो वापस एनिमल्स के अंदर। इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली शो कर दिया इस एरो से, इन्होंने बोला कि एनिमल्स ने कंज्यूम कर लिया कार्बन, लेकिन वो ट्रीज के थ्रू एनिमल्स के अंदर पहुंचता है। तो ये कुछ इस तरह से कार्बन जो है इसकी साइकिल चलती रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट्स। हमने देखा कि किस तरह से कुछ कार्बन फिक्स होकर सेडिमेंट में लॉस हो गया और सर्कुलेशन से बाहर हो गया। अब कुछ फिगर्स, स्टैटिक फिगर्स हमें यहाँ पर देखना है कि ऑर्गेनिजम्स में हमें पता है सबसे ज्यादा हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, और वाटर के बाद प्रेजेंट होता है कार्बन। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स का ड्राई वेट है उस ड्राई वेट में 49% किसका है, कार्बन का पार्ट है।
71% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज डिसॉल्व्ड इन ओशंस। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट की इस दुनिया में जितना भी कार्बन है उस कार्बन में से 71% आपको कहाँ मिलेगा, ओशंस के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिलेगा कार्बन 71%। ठीक है, स्टेट्स याद करने, देखो फिगर्स में कुछ भी समझाने को नहीं होता, ये फैक्ट्स है जो हमें याद करना है। 71% ग्लोबल कार्बन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ओशंस में डिसॉल्व्ड। अब ये जो ओशंस के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है, रिजर्वोयर की तरह काम कर रहा है ओशंस, ये CO2 का रेगुलेशन करता है इवन इन दी एटमॉस्फेयर, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। और एटमॉस्फेयर में टोटल ग्लोबल कार्बन का केवल 1% पार्ट ही रहता है, जो हमने देखा था कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है कार्बन एटमॉस्फेयर में, जो कि लेस देन 1% होता है हमेशा। यानी एटमॉस्फेयर इज लेस देन 1%, लेकिन जो ओशन है वो करीब 71% जो है कार्बन अपने अंदर डिसॉल्व करके रखते हैं। तो ये फिगर्स आपको याद करना है। इस बायोस्फीयर में कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के थ्रू हर साल, ध्यान रखना है हर साल की बात कर रहा हूं, एक एनुअली बात कर रहा हूं मैं, 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन फिक्स होता है। कितना, 4 × 10⁻13 kg किलोग्राम कार्बन फिक्स होता है हर साल पूरे बायोस्फीयर में, केवल फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये अमाउंट बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, तो ये अपने को फिगर्स याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल एक तरह की सेडिमेंटरी साइकिल है, इसलिए वो प्रेजेंट क्यों, क्योंकि इसका जो रिजर्वोयर है वो कहाँ पर है, अर्थ क्रस्ट के अंदर है। फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता, और फॉस्फोरस का जो नेचुरल सोर्स है वो सोर्स है रॉक, यानी जो चट्टानें होती है उन चट्टानों के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोरस। शुरुआत करता हूँ रॉक मिनरल्स की। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं हमारे पास में। अब इन चट्टानों की जब होगी वेदरिंग, वेदरिंग हमें अच्छे से पता है, सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। किस तरह से चट्टानें धीरे धीरे वेदरिंग होती है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इस वेदरिंग से क्या बन गया, सॉइल। वेदरिंग से क्या बन गई, सॉइल का सोल्यूशन बन गया। अब जो फॉस्फोरस रॉक्स के अंदर प्रेजेंट था, ये फॉस्फोरस अब कहां पहुंच गया, सॉइल के अंदर। सॉइल में आने के बाद में अब एक तो चीज क्या हो सकती है कि ये सॉइल में से ये फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कर लिया किसने, प्रोड्यूसर्स ने। यानी अपटेक मतलब कि अपटेक यानी ले लेना उसको, यानी एब्जॉर्ब करके वो कहां पहुंच गया, फॉस्फोरस अब प्रोड्यूसर्स के अंदर पहुंच गया, यानी बेसिकली प्लांट्स के अंदर पहुंच गया। और उसमें से कुछ पार्ट जो है फॉस्फोरस का वो रन ऑफ हो जाएगा। रन ऑफ हो जाएगा मतलब क्या होता है, रन ऑफ का मतलब देखो, जैसे जमीन है, जमीन की सॉइल में प्रेजेंट है फॉस्फोरस, तो जब उन में जब पानी का बहाव होता है, जैसे समझो रिवर की बात कर रहा हूं मैं, तो रिवर का जब बहाव होता है तो वहां पर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो सॉइल है, वो बह के चली जाती है उस पानी के साथ में। तो उस सॉइल के साथ में जितने न्यूट्रिएंट्स है वो भी सारे रन ऑफ हो जाते हैं वहां पर। तो उसको हम कहते हैं रन ऑफ, यानी थोड़ा पार्ट तो फॉस्फोरस का रन ऑफ हो गया और काफी पार्ट जो है प्रोड्यूसर्स ने अपटेक कर लिया। अब प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर्स, यानी फॉस्फोरस कहां पहुंच गया, कंज्यूमर्स के पास में। कंज्यूमर्स की जब डेथ हो जाएगी तो वो क्या बन जाएंगे, डेट्रिटस। सिमिलरली जब प्रोड्यूसर्स की डेथ हो जाएगी तो प्रोड्यूसर्स भी क्या बन जाएंगे, डेट्रिटस। लिटर फॉल का मतलब क्या होता है, लिटर लीव्स, बार्क, यानी प्लांट के पार्ट जब टूट टूट के नीचे जमीन पे गिरते हैं तो वो लिटर बनता है। इस लिटर फॉल का भी जब होगा डिकम्पोजिशन, लिटर फॉल से बनेगा डेट्रिटस, और जब डेट्रिटस का डिकम्पोजिशन होगा तो फॉस्फोरस वापस कहां पे आ गया, सॉइल के अंदर आ गया। बिल्कुल रटने की चीज नहीं है, आप तो बस इमेजिन करते चलो कि फॉस्फोरस कहां से कहां पे मूव कर रहा है। फॉस्फोरस साइकिल सबसे इजीएस्ट साइकिल है हमारे जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है उनके अंदर। फॉस्फोरस एनिमल्स में प्रेजेंट कहाँ होता है तो हमें अच्छे से पता है। सबसे पहले तो आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो फॉस्फोरस उसके अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड्स हमें अच्छे से पता है फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है डीएनए आरएनए के अंदर। और सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, अब सेल्स एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में करते हैं तो वो फॉर्म करता है एटीपी। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसके अंदर भी फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो आपने देखे होंगे ऑर्गेनिजम्स के जो शेल होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में वो शेल फॉस्फोरस के बनते हैं। बोन्स और टीथ, इसके अंदर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। बेसिकली अगर बोन्स और टीथ की बात करें तो आपको पता होगा उनमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वही फॉस्फोरस का फॉर्म है। फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर कौन है, रॉक। और रॉक के अंदर जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है, ये चीजें नीट में पूछी जाती है। फॉस्फोरस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है रॉक्स के अंदर, आंसर होगा फॉस्फेट्स।
अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि कार्बन साइकिल में ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2, जबकि फास्फोरस का रिलीज नहीं होता एटमॉस्फेयर में वाया ऑर्गेनिजम्स फास्फोरस कभी रिलीज नहीं करते एटमॉस्फेयर में, लेकिन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, रेनफॉल के थ्रू एटमॉस्फेयर में कार्बन पहुंचता है लेकिन फास्फोरस नहीं पहुंचता रेनफॉल के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन का, लेकिन फास्फोरस का नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस है कार्बन और फास्फोरस साइकिल के अंदर। तो बस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में एनसीईआरटी ने इतना ही दे रखा है, बिकॉज एनसीईआरटी का समरी चल रहा है तो हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इकोसिस्टम के सर्विसेज की, यानी इकोसिस्टम हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस बारे में हम लोग ने बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी अच्छा खासा डिस्कशन किया था। सबसे पहले एयर प्यूरिफिकेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन, उसके अलावा मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी का सिवियरिटी कम करना, ठीक है। इकोसिस्टम इतना ज्यादा अच्छा बैलेंसिंग काम करता है हमारे लिए कि जो फ्लड्स आती है तो उन फ्लड्स का जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने का काम करता है इकोसिस्टम। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे दूं आपको अगर तो अभी कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, ठीक है। उस तूफान में जो स्पीड था तूफान का काफी ज्यादा था, उससे काफी तबाही एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वहां पर जो सुंदरबंस जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया ने उस तूफान को इतना जबरदस्त कंट्रोल किया कि वो इतना ज्यादा नुकसान वेस्ट बंगाल को पहुंचा नहीं पाया। तो ये काम इकोसिस्टम हमें करके देता है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, फर्टाइल सॉइल का फॉर्मेशन इकोसिस्टम करके देता है। वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड करना, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में उन सबको घर दिया है रहने को इकोसिस्टम ने। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके चलना इसका काम है। सबसे जरूरी काम इसका पॉलिनेशन, और इस पॉलिनेशन से ही पूरा वर्ल्ड सस्टेन करके चल रहा है। कार्बन का स्टोरेज साइट इकोसिस्टम है। उसके अलावा हमको एस्थेटिक यानी बहुत खूबसूरत चीजें देखने को देना, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनिजम्स दिखाना, या बहुत बढ़िया कोयल की आवाज सुनाना। तो ये जितने भी एस्थेटिक वैल्यूज हमें मिल रही है, कल्चरल वैल्यूज, हमें हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये सब कौन दे रहा है? इको सिस्टम। अब बात यह है कि इकोसिस्टम हमें जो दुनिया भर की सर्विसेज दे रहा है वो हमें फोकट यानी फ्री में मिल रही है, हमें फ्री में मिल रही है। अगर मैं इनका कॉस्ट निकालूं तो इसका कॉस्ट इतना ज्यादा होगा कि सब इंसान मिलकर भी जितना पैसा इस दुनिया में, वो सारा पैसा मिलके भी हम इकोसिस्टम की उधारी कभी चुका नहीं पाएंगे। छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके चलता हूं जो हमें समझ में आ सकते हैं। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। आपके घर में एयर प्यूरिफायर लगता है, इकोसिस्टम ने फ्री में लगा के दिया, ठीक है। एक अच्छा एयर प्यूरिफायर 25,000 से 30,000 इनिशियल कॉस्ट। उसके अलावा उसके बाद में उसका बिजली का खर्चा और मेंटेनेंस। उसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन, आप घर में आरओ सिस्टम लगाते हो, ठीक है, आप घर में यूवी सिस्टम्स लगवाते हो, एक्वागार्ड, कैंट, ठीक है, वो भी कॉस्टली पड़ते हैं, 10 से 12-15,000 उसका खर्चा। उसके अलावा उसका इलेक्ट्रिसिटी और उसके अलावा उसका मेंटेनेंस, ठीक है। तो एक तो करीब हर साल का आपका 40 से 50,000 खर्चा इन्होंने यहाँ बचा लिया इकोसिस्टम ने। दूसरा, आप क्या करते हो, किसी एरिया में अगर ड्रॉट यानी अकाल पड़ गया, ठीक है, तो उस अकाल पड़ने के बाद में जो कितना खर्चा आपको वहां पर करना पड़ेगा। उसके अलावा फ्लड्स को रोकने के लिए बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, उन डैम्स को बनाने का खर्चा और मेंटेन करने का खर्चा जाता है करोड़ों में। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इकोसिस्टम फ्री में करके देता है। फर्टाइल सॉइल का फॉर्मेशन, ठीक है, अगर आप रॉक्स की वेदरिंग करोगे खुद बैठ के अपने आर्टिफिशियल तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा और उसमें आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में सभी एनिमल्स के लिए घर दिया है इकोसिस्टम ने, आप उनको घर बना के देने का ट्राई करो। मुझे नहीं लगता कि जितना भी पैसा है इस दुनिया में वो सफिशिएंट है कि हम एक एक ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए आर्टिफिशियली करना भी चाहोगे, समझो हमने कुछ ऐसी मशीन्स तैयार कर दी, बहुत छोटे छोटे रोबोटिक बीज तैयार कर दी जो पॉलिनेशन कर देगी, लेकिन इतनी रोबोटिक बीज बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो ये जो इतना सारा खर्चा इकोसिस्टम हमें फ्री में करके दे रहा है उसको हम लोग हल्के में लेते हैं। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा नाम के साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा उनके कलीग्स ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम लोग ये देखें कि इकोसिस्टम की सारी सर्विसेज कितनी महंगी हो सकती है अगर इनको हम लोग इस पे प्राइस टैग लगाएं तो उन्होंने नेचर के लाइफ सपोर्ट सर्विसेज पे प्राइस टैग लगाना अगर चालू किया, तो जब जितने भी फंडामेंटल सर्विसेज हमें इकोसिस्टम से मिल रही है
तो उन्होंने उनका खर्चा निकाला, तो वो ये कह रहे हैं कि एक साल का इन सभी सर्विसेज का एक साल का खर्चा है 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। कितना? 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, जो बहुत 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 बड़ा अमाउंट है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज का अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब आपको पता होगा हर कंट्री का अपना एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जैसे हम उसको जीडीपी बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सभी कंट्रीज का अगर मैं इंक्लूड करके जोड़ूं तो वो आता है 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, और इकोसिस्टम जो हम पे खर्चा कर रहा है वो 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, यानी करीब करीब डबल। पर फिर भी वो हमसे 1 रुपया नहीं मांगता, लेकिन फिर भी हम इकोसिस्टम को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, हम उसकी टेक केयर नहीं करते। आप लोग सोच लो, अगर इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको हर साल 33 ट्रिलियन डॉलर इकोसिस्टम को देना पड़ेगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधा सीधा अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी जो 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जो हमने कैलकुलेशन बिठाई, इसमें से 50% खर्चा तो सॉइल फॉर्मेशन का है। 50% खर्चा किसका है? सॉइल फॉर्मेशन का। क्लाइमेट को रेगुलेट करने का खर्चा 6%, रिक्रिएशन करना और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग्स का कॉस्ट, इन दोनों का कॉस्ट दोनों का लेस देन 10%, मतलब लेस देन 10% रिक्रिएशन का भी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का भी, और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड करने का खर्चा 6%। तो इस तरह से रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने, ठीक है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझाया कि इकोसिस्टम का हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स देने की औकात हम इंसानों की नहीं है। तो बस इतना ही है एनसीईआरटी में इकोसिस्टम चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से हम उसको समझेंगे। उसको केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, हमें उसे समझना है इसलिए ताकि हम ये समझ सकें कि हमें किस तरह से एनवायरमेंट के साथ जो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या हम जो एनवायरमेंट की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, हम उसको एज एन इंडिविजुअल कैसे रोक सकते हैं। उन्हें रोकना जरूरी है। इकोसिस्टम तबाह करोगे तो जेब में 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स आप लेकर कभी भी नहीं घूम पाओगे, इसलिए एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।